साउंड टेक 7 एक्शन। टीएमसी के पक्ष में की गई धांधली क्या धांधली नहीं है? आपको ये सवाल उठाना नहीं चाहिए कौन जीता कौन हारा। सवाल यह है कि धांधली हुई या नहीं हुई, गलत तरीके से वोट काटे गए कि नहीं काटे गए, गलत तरीके से वोट जोड़े गए कि नहीं जोड़े गए। सवाल तो यह है। कोर्ट में जाना होगा ना उसके लिए, कोर्ट में विपक्ष को लगातार लड़ाई लड़नी होगी। समस्या की दिशा चेंज ना की जाए। जो आपका सवाल है अंजना जी, मोदी जी का मुकाबला तो हम बहुत अच्छे तरह कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार का मुकाबला हम नहीं कर सकते क्योंकि वो रेफरी है। हम खिलाड़ी को हरा सकते हैं, रेफरी को नहीं हरा सकते। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर रहा है। 27 लाख वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, जो कि वोटर लिस्ट में जिनके नाम थे उन्हें डाउटफुल वोटर कह के उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया। और 5 लाख वोट फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, जिनका किसी को पता ही नहीं है कि कैसे जोड़े गए, किस प्रक्रिया से जोड़े गए। तो 32 लाख वोटों की धांधली हुई और 32 लाख वोट से ही पार्टी जीती है। यह संयोग है या प्रयोग है? पश्चिम बंगाल में जब ये पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई तो जज ने यह कहा था कि अगर किसी सीट पे कटे हुए वोटों के बराबर अंतर से या उससे कम अंतर से हार जीत हुई तो हम पुनर्विचार करेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, पूरी 50 सीट ऐसी हैं जो उससे कम अंतर से जीती गई हैं, जितने वोट काटे गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन पर पुनर्विचार करेगा? और अगर ईमानदारी से पुनर्विचार हुआ तो यह सरकार अवैध है। शुक्ला जी ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट किया, उनकी आधी बात तो आपको याद रह गई कि उन्होंने एक दिन कहा था पूरे भारत में बीजेपी जीतेगी, लेकिन उनकी आधी बात आप भूल गए। उन्होंने ये भी कहा था कि अनैतिकता और बेशर्मी से प्राप्त की हुई सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना नहीं चाहूंगा। और वो तो चिमटे से भी नहीं छू रहे थे, आप तो होठों से छू रहे हो उस सत्ता को। मेरा सवाल ये है, विपक्ष हमेशा इलेक्शन कमीशन को दोष देता है। आप इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आप लीगल तरीके से आइए, हमारे से लड़िए, बहस कीजिए और हमें नोटिस दीजिए बकायदा। लेकिन आप लोग में विपक्ष में कोई जाना नहीं चाहता आप लीगल नोटिस ले, क्योंकि उन्हें पता है अगर गलत साबित हो गए तो सर पार्टी से तो जाओगे, ऊपर से आपका जो बदनामी की वो अलग ही होगी। वो लीगल तरीके से आप लड़ो। आप हमेशा थोप देते हो जनता के ऊपर इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन में वोट चोरी करा रहा है, एसआईआर नहीं होना चाहिए था। 2003 में भी हुआ एसआईआर, उसके बाद अब हुआ है। उसके बावजूद आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि इलेक्शन कमीशन गलत करा रहा है? हम चुनाव आयोग भी गए हैं, हम कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। लेकिन अगर आप कानून के, संविधान के और चुनाव आचार संहिता के थोड़े बहुत जानकार हैं तो केवल 3 सवालों के जवाब अपने मन से पूछें। क्या चुनाव के समय एसआईआर कराना ठीक है? क्या शांत समय में जब चुनाव दूर हो तब एसआईआर नहीं कराना चाहिए था? क्या जो डाउटफुल वोटर कह के 32 लाख लोगों को वंचित किया गया, क्या वो ठीक है? क्या चुनाव आयोग के भेजे हुए पर्यवेक्षक विपक्ष के प्रत्याशी के घर पे जाके धमका रहे थे, वीडियो मौजूद हैं, क्या ये पर्यवेक्षक का काम है? क्या जिस तरह वहां टीएमसी के कार्यालयों पे तोड़फोड़ की जा रही है, आग लगाई जा रही है, मारा पीटा जा रहा है और वहां सांप्रदायिक बयान दिए जा रहे हैं, जो संभावित मुख्यमंत्री है खुलेआम हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या यह भारत के संविधान का खुला उल्लंघन नहीं है? क्या हम इस देश को लोकतांत्रिक रास्ते से हटा के तानाशाही के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? देखिए, किसी भी लोकतंत्र के अंदर सबसे पहले समझना जरूरी है कि विपक्ष क्या होता है। क्या केवल राजनीतिक दल ही विपक्ष होते हैं? क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या जांच एजेंसियां विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? क्या न्यायालय जो न्याय देता है, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होता है? क्या तमाम जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक जो पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो विपक्ष का हिस्सा नहीं होती हैं? ये समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य यह है कि धन बल हो और तमाम तरह के बल, अनैतिक रास्ते, तमाम तरह का जिस तरह से एक ही विचारधारा को पूरे देश के अंदर तमाम लोगों को थोप दिया गया हो, झूठे वायदे किए गए हों, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया हो, तो स्वाभाविक है कि विपक्ष, जो विपक्षी दल जिनको आज आप देख रहे हैं, उसके लिए कठिनाई होती है। आज जब आप ईडी, सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और उसके बाद आप विपक्ष को तोड़ने का काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं विपक्ष परेशान रहता है और उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में पराजय का सामना करना पड़ता है। आज तक ये नहीं बताया गया कि कितने अच्छे दिन आए हैं, लेकिन सरकार जब जगह बन जाती है, झूठे वायदे होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, लेकिन वास्तव में जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है।
दिक्कत यह है कि अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बना लिया जाता है। तमाम न्यायालय के निर्णयों के ऊपर आज आम चर्चा होती है कि यह निर्णय कैसे आ गया। मैं समझता हूं कि विदेश नीति जिस प्रधानमंत्री के रहते हुए, अर्थनीति, सामाजिक नीति, सारी नीतियां ठप हो गई हों। रुपया डॉलर की तुलना में कहां गया हो, बेरोजगारी कहां हो, महंगाई कहां हो, लेकिन उसके बावजूद नोटबंदी के पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से विधायक और सांसद खरीदे जाते हो तो स्वाभाविक है कि विपक्ष को दिक्कत होगी। लेकिन ये विपक्ष की दिक्कत नहीं, भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता माफ नहीं करेगी तो लेने के देने पड़ गए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 15 साल जो टीएमसी चला है वो मतलब अभी बीजेपी आने से पूरा बंगाल का सिचुएशन चेंज हो जाएगा, बीजेपी अचानक से हर चीज़ चेंज कर देगा और टीएमसी 15 साल जो भी किया वो जनता को नहीं दिख रहा है, जनता उसको लेके अचानक से 15 साल का भूल के एक टाइम पे चेंज हो जाएगी, ऐसा आपको क्यों लगता है? देखिए, जो अभी पूछा है कि पश्चिम बंगाल में ममता जी की पार्टी जो नहीं कर पाई बीजेपी वो करेगी, मेरा सीधा सा जवाब है इस बात का, जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उनके तत्कालीन 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री कहते थे 2040 तक हम देश की इकोनॉमी को चौथे नंबर पर लाएंगे। हमने 2025 और 26 में हिला दी। तो उसी तरह पश्चिम बंगाल में जो अब तक नहीं हुआ, ना कांग्रेस ने करा, ना लेफ्ट पार्टीज ने करा, ना ममता जी ने करा, मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में करके दिखाएंगे आने वाले समय में। चलिए ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देश की इकोनॉमी तो 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर चली गई है, ध्यान रखें। अरे पूरे विश्व में पूरी आग लगी है, पूरे विश्व ऊपर नीचे हो रहा है। चौथे नंबर पे 2025 में आई थी या नहीं आई थी? नहीं आई थी, चेक कर लो प्लीज जरा। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जितना आपको चौका छक्का मारना है उसी में शुक्ला जी मारना है। आपका 2 मिनट का समय इस विषय पर बोलने का शुरू होता है अब। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय 1980 में अरब सागर के किनारे बैठकर वक्तव्य दिया था, तो कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी का शासन अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक रहेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल की विजय के साथ हम अरब सागर से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने में कामयाब हुए हैं। यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कामयाबी। 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व स्वीकार किया था, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 5 राज्यों में सरकारें थी। आज 21 राज्यों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें हैं। पहले 4 पंक्ति शुक्ला जी के लिए कि जहां से गुजरो धुआं उठा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। प्रेम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी, कल मैं देख रहा था शुभेंदु अधिकारी जी एक सभा में बोल रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में। वो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास छोड़िए, अब तो जो हमारे साथ है उसके साथ है। तो ये कि प्रधानमंत्री जी का नारा पश्चिम बंगाल में बदल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल सारे हमारे साथ ही है ना, कौन हमारे खिलाफ है? पूरा देश हमारे साथ है। वही तो 21 राज्यों का बता रहा हूं मैं कि लगातार हमारा राष्ट्रीय विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो सारे लोग हमारे हैं। और लोकतंत्र में तो जिसने आपको वोट दिया वो भी आपका है, जिसने आपके खिलाफ वोट दिया वो भी आपका है। ओह, ऐसा है क्या? कि ये जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, ये मोदी जी का मुकाबला कर कैसे सकते हैं? जब से लेजिस्लेचर स्टार्ट हुआ 1913 से कलकत्ता में, 20-21 में दिल्ली में आया, 47 में देश आजाद हुआ, 52 में चुनाव के बाद पहली सरकार बनी, जब से अब तक एक भी कोई नेता बता दो जो लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बैक टू बैक और चौथी बार मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री, और वो भी बैक टू बैक तीसरी बार का प्रधानमंत्री। तो वो आंधी, वो तूफान, इसमें सारे उड़ के साफ हो गए। ये साफ मुकाबला कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। इसमें एक ही बात साथ में जुड़नी है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, लोग ये समझ चुके हैं जब वो आपस में इकट्ठी नहीं रह सकते और स्वार्थ में देश के चुनाव में आपस में लड़ते हैं, टकरते हैं, भिड़ते हैं, जूझते हैं,
और फट जाते हैं और किसी भी प्रदेश के चुनाव में इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकते, तो लोगों को लगता है जब ये अपने आप को ही नहीं संभालते तो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे। तो इनकी मोदी जी से लड़ाई है ही नहीं, इनकी लड़ाई आपस में है, बिल्कुल क्लियर कट। और आज ममता जी जब सीधा उठा करके चुनाव हारने के बाद कहती है इस्तीफा नहीं दूंगी, क्यों भाई? पूरे पश्चिम बंगाल में मारकाट मचवाना चाहते हो, लड़ाई करवाना चाहते हो? जो चुनाव में बड़ी मुश्किल हुआ है वो तुमने अब चुनाव के बाद करवा दिया। ऐसे में राहुल गांधी जी साथ खड़े हो जाते हैं, संविधान से सीधा छोड़ रहे हैं, चुनाव में एक किताब रखते हैं अपने हाथ में। तो इनको लोग कैसे बकस दें, कैसे ना चुनाव हरवाएं? तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं तो वहां मोदी जी का मुकाबला है ही नहीं, ये आपस में ही लड़के चूर चूर हो रहे हैं। मोदी जी का मुकाबला कभी कर ही नहीं सकते, ऐसा लगता है। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बंगाल में विपक्ष जीता है। 15 साल से जो सत्ता में थे वो हटे हैं, तो विपक्ष को तो खुशी होना चाहिए इस बात पे कि कभी तो मतलब एक दिन तो रोटी पलटेगी। बहुत गहराई से समझने की चीजें हैं। जहां पर 2% वोट है, केरल हो चाहे तमिलनाडु हो, वहां पर इलेक्शन कमीशन भी धांधली से बीजेपी को नहीं जिता सकता है, इसलिए वहां पर रोटी दूसरी तरह से पलटी जाती है। और ये बार बार कहना संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल, संवैधानिक संस्थाओं पे, अरे भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं तो सैकड़ों केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोर्ट में चल रहे हैं सब बंद कर देने चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट पे से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान तो स्वयं कहता है कि आप अपने फैसले को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने फैसले बदलता है, सुप्रीम कोर्ट है ही इसलिए। और बार बार ये कहना कि वहां तो इलेक्शन कमीशन, केरल में तो वही था, 10 घर थे एक गली में, 2 घर में चोरी नहीं हुई, 8 में चोरी हुई, सारे चोरों को बरी कर दो, क्योंकि उन 2 में तो हुई नहीं। दुर्भाग्य यह है कि लॉजिकली आपको सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र को कैसे बचाना है। अलायंस बनाने की बात अभी वरिष्ठ महोदय ने कही, अलायंस बनाए जाते हैं, ईडी सीबीआई भेजकर थोक के भाव सांसद अपनी पार्टी में सबमिट कर लिए जाते हैं। शर्म करो शर्म। शुक्ला जी आपका देखिए, निर्वाचन आयोग पर वो लोग बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए मौलाना आजाद के खिलाफ जो चुनाव जीता होता है, डीएम को फोन करके उसको चुनाव हरवा देते हैं। वो महान थे, लोकतांत्रिक थे, लोकतंत्रवादी थे। सबसे अच्छे निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला थे, जो वॉशरूम में जाकर श्रीमती सोनिया गांधी से आदेश प्राप्त करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग के निर्णय लेते थे। और मेरा आरोप नहीं है, ये आरोप उनके सहयोगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहयोगी निर्वाचन आयुक्त का है। तो ये लोग बातें करते हैं। तमिलनाडु में अगर परिवर्तन हुआ, वहां भी तो एसआईआर हुआ था, वहां एसआईआर का कोई दोष नहीं है, तमिलनाडु परिवर्तन का कोई दोष नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोष है, क्योंकि ये जिसको चाहते थे वो नहीं जीत सका, ये जिसको चाहते थे वो जो नहीं चाहते थे वो जीत गया। गजब है भाई। केरल में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, तेलंगाना में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं, कर्नाटक में निर्वाचन आयोग का कोई दोष नहीं। जहां ये जीतेंगे वहां निर्वाचन आयुक्त बहुत उत्तम है। भले जो है इनके टेलीफोन से परिणाम बदल जाते हो, लेकिन जहां ये हार जाएंगे वहां निर्वाचन आयोग दोषी है। अच्छा बात नहीं है। आपका भाटी जी अब समय शुरू होता है। अब एक तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है। मैं अपनी पार्टी का उदाहरण देना चाहूंगा। 2019 में हमारी मात्र 5 लोकसभा में सीटें थी, अब इस समय हमारी 37 सीटें हैं। हम देश की 30 नंबर की पार्टी हैं। तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष कमजोर हो रहा है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। और 29 में जो ये पार्टियां जिन्हें बेईमानी से हराया जा रहा है, ये सारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराएंगे। वाजपेयी जी ने एक बात कही, उसे मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था, कि अगर आपको न्याय पाना है तो आपको रिट पिटीशन में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी उनके जो बिना कहे शब्द है, उनका अर्थ यह है कि मोदी जी से और ज्ञानेश कुमार से न्याय की उम्मीद मत करिए। न्याय अगर चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, उससे पहले कहीं न्याय नहीं है। इस सरकार से न्याय की उम्मीद करना या चुनाव आयोग से न्याय की उम्मीद करना, अब इस देश में नागरिकों को, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी जोड़ूंगा कि ये बहुत खतरनाक स्थिति है, इस पे आप गौरवान्वित मत होइए, इस पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो।